स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और कोरोना विस्फोट के बाद देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां जिंदगी और मौत के बीच का फैसला बहुत कम हो गया है। हिंदुस्तान के लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, सिस्टम वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां नहीं है और तो और अस्पताल में जगह भी नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों का हाल यह है कि बड़े बड़े अस्पताल में भी चंद घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। सप्लाई और डिमांड में बड़ा अंतर है। ऐसे में कोरोना मरीजों की जान पर बनाई है। उखड़ती सांसें, मौतों का अंबार और बेबस इंसान के बीच क्या है, हम आपको बताएंगे आज। देश में यह वक्त का तकाजा है या सिस्टम का जनाजा निकल चुका है? हमारी इस खास पेशकश में देश के तमाम बड़े डॉक्टर जुड़ेंगे। साथ ही साथ हम देश के कोने कोने से आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते रहेंगे। तो अगले 2 घंटे तक हमारे साथ जुड़िए और देखिए देश का हाल क्या है, सिस्टम कैसे फेल हो गया है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, जिससे मरीज और उनके परिजन बेहाल है। जीटीबी अस्पताल के क्या है ताजा हालात, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर जतिन गोस्वामी। देश में कोरोना काल के बीच ऑक्सीजन की कमी के चलते सांसों का आपातकाल जारी है और जिंदगी के लिए हर व्यक्ति जद्दोजहद कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल है वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर जगह जगह से लगातार बता रहे हैं। मैं इस समय पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है। यहाँ पर भी हमने थोड़ी ही देर में देखा कि कई एम्बुलेंस की जो आवाजाही है वो हर थोड़ी देर में यहाँ हो रही है और जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो किस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स ने ये भी साफ किया कि हर मरीज की जो जिंदगी है उनके लिए काफी कीमती है और उसके लिए वो प्रयास जो है लगातार कर रहे हैं। सामने वो बोर्ड देखिए, डिजिटल बोर्ड आपको नजर आएगा जहां पर तमाम आंकड़े दिए गए हैं कि कितने वेंटिलेटर बेड्स यहाँ पर हैं और कितने अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन बेड्स की संख्या भी यहाँ दर्शाई जा रही है। हालांकि गुरुवार की रात को यहाँ पर एक बड़ी जो ट्रेजेडी है वो देखने को मिली है। 2 मरीजों की मौत की खबर है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों को बेड नहीं मिल पाया और इसी वजह से उनकी मौत हो गई, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। हालांकि डॉक्टरों ने यहाँ पर काफी कोशिश की, इमरजेंसी के बाहर ही जो डॉक्टर्स हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए जुटे रहे और क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से पूरा दिल्ली एनसीआर जूझ रहा है तो उसी के चलते बताया जा रहा है कि दोनों मरीजों की मौत हुई, जिसमें एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति शामिल है। हालांकि अस्पताल की तरफ से इस पर ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई और ये बता दें कि करीब 4 दिन पहले भी यहाँ से 500 मरीजों की जान खतरे में होने की बात दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट करके बताई थी। लेकिन गाजियाबाद के भोजपुर से जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां से ऑक्सीजन यहां पर पहुंची, तब जाकर उन 500 लोगों की जिंदगी बच पाई और तब डॉक्टर्स की आंखों में भी उस वक्त खुशी के आंसू थे कि उन जो मरीज हैं उनकी जान बच पाई, नहीं तो तबाही यहां पर उसका मंजर हो सकता था। आप देखिए जो चहल पहल है अस्पताल में वो भी लगातार है और हर व्यक्ति जो अपने किसी मरीज अपने को लेकर यहाँ पर पहुंच रहा है, उसकी कोशिश यही है कि वो जान बचा पाए। लेकिन सांसों का ये आपातकाल जो ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुआ है आखिर कब खत्म होगा, इसके इंतजार में हर कोई है और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली के अस्पतालों का हाल बेहाल है। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद संभल नहीं रही है। अस्पताल नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली बड़े अस्पतालों में से एक एलएनजेपी ने ना तो लोगों को बेड मिल रहा है और ना ही इलाज। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ है, लोग परेशान हैं, बदहवास हैं। रिपोर्ट देखिए। मेरी भाभी माँ का कोरोना पॉजिटिव है। जीबी पंत ने रेफर किया था लोकनायक जयप्रकाश के लिए। मेरे भाभी जो है भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं खाली है। मैं एम्स में से भी आया, लाल बहादुर शास्त्री रेफर किया जीबी पंत और जीबी पंत ने रेफर कर दिया लोकनायक जयप्रकाश। यहाँ का रहे बेड खाली नहीं है। यहाँ बाहर में मेरे मरीज भाभी माँ बैठी हुई है, मैं खड़ा हूँ। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। केजरीवाल को हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर सर। जीटीबी लोकनायक सारे अस्पताल में घूम लिया सर, कुछ मदद कर दो सर। मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो,
बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे पास दिल्ली से ग्राउंड से आदित्य नायर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास दो खास डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे इस पैनल में। डॉक्टर श्रुति मलिक होंगी जो कि डायरेक्टर है रेडिक्स हॉस्पिटल की। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला होंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के और नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। लेकिन पहले सीधे ग्राउंड पे चलते हैं। आदित्य, रिस्टोरेशन ऑफ ऑक्सीजन कहां तक हो पाई है? दिल्ली के हाल हम देख रहे हैं, लगातार आप रिपोर्ट्स दे रहे हैं, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयों की कमी है। इस वक्त के ताजा हालात क्या है? क्या जो ऑक्सीजन निकली थी वो दिल्ली के अस्पतालों तक पहुंच पाई है? आदित्य, जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए वहां उतनी नहीं पहुंच पाई है। देखिए वो बहुत जगहों पे अभी भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बहुत दिक्कत इसी बात पे आ रही है कि जो ऑक्सीजन है वो अगर रेप्लेनिश हो भी रहा है तो वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए हो रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे या 12 घंटे, या ज्यादा से ज्यादा 18 घंटे के लिए हो रहा है, इससे ज्यादा के लिए हो नहीं रहा है। तो जैसे ही मतलब वो एक पीरियड खत्म हो जाता है, समझिए अगर 18 घंटे का ऑक्सीजन आया तो 12 घंटे होते ही उनको फिर से वही जो SOS कॉल्स हैं देने पड़ रहे हैं हॉस्पिटल्स को, ये कहते हुए कि आप हमारा ऑक्सीजन वापस भरिए वरना जो पेशेंट्स हैं उनकी जान चली जाएगी। कल हम देख रहे थे कैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल में रात को ऑक्सीजन एकदम खत्म हो चुका था। रात के 1 बजे तक ऑक्सीजन वहां पे बताया गया था 12 साढ़े 12 तक इनफैक्ट ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। 1 बजे तक वो ज्यादा से ज्यादा खींच पाएंगे और उस टाइम तक ऑक्सीजन खत्म हो गया था। और जब तक उनके पास ऑक्सीजन का नया सप्लाई पहुंचा तब तक बताया जा रहा है करीबन 25 लोगों की मौतें हो चुकी थी इसी वजह से कि कोविड रिलेटेड डेथ्स की वजह से 25 लोगों की जान सिर्फ उस एक हॉस्पिटल में जा चुकी थी। तो यही जो हाल है देखा जा रहा है ना सिर्फ बड़े बड़े अस्पतालों में बट छोटे छोटे नर्सिंग होम्स में भी, कि वहां पे भी हॉस्पिटल जो है 2-2 3-3 घंटे का जहां पे स्टॉक रखा यूजुअली जाता है वहां पे भी अब उतना भी स्टॉक नहीं रखा जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जो है जितनी जल्दी आ रहा है उतनी जल्दी यूज हो रहा है। ठीक है आदित्य, आपने ग्राउंड रिपोर्ट हमको बताई। हमारे साथ दो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नरेश चावला और डॉक्टर श्रुति। डॉक्टर नरेश, पहले आपके पास आना चाहूंगा। जो किल्लत है ऑक्सीजन की वो तो चलिए भाई सरकारें प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि पूरी हो, लेकिन इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। ऐसे में जो मरीज है जिनका सैचुरेशन लेवल कम हो रहा है वो क्या करें? आपकी नसीहत, आपकी सलाह क्या है उन मरीजों के लिए? देखिए, आपको स्पष्ट बताऊंगा, नो डाउट स्थिति बहुत ही एक्सप्लोजिव हो है। हमारी आंखों के सामने पिछले सिर्फ हार्डली 20 दिन में बिगड़ रही है। पहला 1 लाख पेशेंट्स 6 अप्रैल थे। जस्ट 9 दिन बाद ये 2 लाख हो गए और जस्ट 6 दिन बाद ये 3 लाख से ऊपर चले गए। और जहां तक मैं देख रहा हूं ग्राउंड स्थिति को, अगले 2 या 3 दिन के अंदर हम 4 लाख पे क्रॉस कर चुके होंगे क्योंकि हम एक मेडिकल कंडीशन है वो ग्राउंड स्थिति ले रहे हैं। ये जो हुआ है हमें सबको मालूम है। वेस्टर्न वर्ल्ड में दिसंबर के अंत में होना शुरू हो गया था, वो हमें पता था जनवरी के अंत में ही कुछ हिंदुस्तान में होने वाला है। चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो, चाहे उसकी पॉलिटिकल गैदरिंग्स रही हो या लोगों का एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना मानना, कोई रिलीजियस गैदरिंग या, लेकिन अब ग्राउंड स्थिति ये है, वी आर फेसिंग ए वेरी नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। और उसमें खाली मेरे कहने से या आपके कहने से या किसी के कहने से काम नहीं चलेगा। अब हम सबने मिल को इसको थोड़ा सा संभालना है। पहला काम तो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूरे 3.5 लाख कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप मीडिया भी लोगों को काफी एजुकेट कर रहे हो। बिल्कुल, हम कोशिश यही कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाए। हम डॉक्टर्स नहीं है, ना हमारे पास ऑक्सीजन है, ना हमारे पास फेविफ्लू है, ना हमारे पास रेमडेसिविर है। सिर्फ जो सूचना है कहां पर दवाई मिल सकती है, कहां ऑक्सीजन है, कहां ऑक्सीजन नहीं है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचा पाए। हम डॉक्टर श्रुति के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले नोएडा का रुख कर लेते हैं जहां से ललित जुड़े हमसे। ललित, नोएडा में भी खबरें यही है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में अब काम कैसे चल रहा है? देखिए रजत, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कल जिस तरीके से जब जानकारी वहां पे मिली तो इंडिया न्यूज वहां सबसे पहले पहुंचा और हम लोगों ने वहां जो तीमारदार थे, जो पेशेंट वहां पे एडमिट थे, जिनको कह दिया गया था कि हमारे पास 3 घंटे की जो है मात्र ऑक्सीजन बची है, जिसमें कैलाश हॉस्पिटल का भी नाम आया था और प्रकाश हॉस्पिटल के साथ और अन्य हॉस्पिटल भी थे।
तो लगातार कंटिन्यूस जब इस अगर ये कहें कि एक मुहिम छेड़ा गया तो उसके बाद करीब 8 बजे यहाँ पर ऑक्सीजन आना शुरू हुई है। हालांकि जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने चाहिए वो भी अभी यहाँ पर जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अगर जो पेशेंट आते हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उनको भी जो है काफी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, आपने बताया कि हाँ ऑक्सीजन रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं हर अस्पताल में, तो ये प्रोसेस क्या है? क्या हर हॉस्पिटल में हमने देखा 3-3, 4-4 नोडल ऑफिसर हैं, इनका क्या रोल है? ये कैसे मरीजों की मदद कर रहे हैं? देखिए, जो अधिकारी जो बनाए गए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एक निजी अस्पताल के अंदर गया था, तो इनका सिर्फ एक सीधा ये काम है कि करीब 2 लोगों को एक नियुक्त कर दिया गया है। वो ये देखते हैं कि आपको परेशानी क्या है। सबसे पहले पेशेंट के हालात क्या है, पेशेंट कहाँ से आया है, उसकी रिपोर्टें क्या बोलती हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से उसको फिर एक सुझाव दिया जाता है, एक सलाह दी जाती है। और कई क्रिटिकल ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि इस तरीके से हॉस्पिटलों में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है अगर उनमें भी इस तरीके की अगर ये शुरुआत हुई है तो एक गलत प्रथा भी इसको कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो पीड़ित है उसको तत्काल उपचार की जरूरत होती है, उसको ये लगता है कि मुझे डॉक्टर आए और तुरंत देखे। ठीक है ललिता, हर पेशेंट यही चाहता है, हर पेशेंट का तीमारदार यही चाहता है कि सबसे पहले डॉक्टर उसे देखे, उसको रिस्पॉन्ड करे, उसको फर्स्ट एड मिले, और ये एक स्वाभाविक बात है, ये ह्यूमन नेचर है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल, गंगाराम अस्पताल और सरोज अस्पताल। आप ऑक्सीजन की किल्लत है, कोशिश यही की जा रही कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है उसको रिज्यूम किया जाए, रिफिलिंग का काम चले, और वही काम चला। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं मैक्स, गंगाराम, सरोज अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, कोशिश यही है जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 गुना। एक तो जो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जो हॉस्पिटल्स में है, उसको ऐसा किया जाए कि एक्सेसिव ऑक्सीजन देने से, जैसे हम सोचें कि 95-97 तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेडिकली कोई जरूरत नहीं है। मेडिकली अगर जो आपको 90 तक पहुंचानी है वो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। दुनिया ने भी ऐसा ही किया है कि आप 90 तक पहुंचाएं, उसके ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा देने से वेस्ट ही होगा। दूसरा, जो डिवाइसेस हमारे पास है जैसे हाई फ्रीक्वेंसी है या बाईपैप है, उसको भी जो उचित हो उसी को यूज करना है। ये नहीं कि हर एक पेशेंट को जिसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है हम वो हाई फ्रीक्वेंसी लगाते हैं जो 50-60 लीटर पर मिनट लेती है, उसकी 90% उन लोगों में हम बाईपैप से काम लें तो उसमें 10 लीटर लगती है। तो इसलिए ये कई चीजें हम कर रहे हैं हॉस्पिटल में ऑलरेडी, पर ये मैं आप कम्युनिकेट भी करना चाहता हूं अपनी डॉक्टर कम्युनिटी को कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना जुडिशियसली हम करें उतना अच्छा है। देखो, ये तो जरूरी बात है कि आज के दिन जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, बिकॉज ये जो संक्रमण के नंबर इतने तेजी से ऊपर चढ़े हैं कि जो डिमांड 3 गुना हो गई है जो नॉर्मल होती है। अब उस डिमांड को मीट करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी है जो हो भी रही हैं। जैसे अब आप देखेंगे कि एक तो नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हमारे पास और उसकी डिलीवरी जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स को हुआ करती थी, आप मेदांता का ही ले लें क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट हैं और हमारी जो कंजम्पशन आज है 4 गुना है जो नॉर्मल होती थी। तो ये सिचुएशन सारी कंट्री में है और ये वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। अब गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर अमल किया है कि एक तो स्टील इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है ऑक्सीजन का अपनी कंजम्पशन के लिए, उन्होंने जैसे टाटा स्टील वगैरह वाले हैं, इन्होंने अपने प्लांट से ये ऑफर किया है कि हम जितनी ऑक्सीजन चाहिए हम देने को तैयार हैं। प्रॉब्लम आ जाता है कि उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये झारखंड में है या बिहार में है या उड़ीसा में है, तो इसके लिए वो स्पेशल टैंकर चाहिए होते हैं। तो वो स्पेशल टैंकर्स की जो नॉर्मल कंजम्पशन है उससे 3 गुना ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने और कंपनीज ने और जैसे टाटाज ने भी किया है
के ऑर्डर किए हैं ये टैंकर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको हेल्प कर रही है। वो टैंकर्स को हमारे जो बड़े बड़े प्लेन्स है रशियन IL-76 उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे आपने शायद फोटो भी देखी होगी। तो अब ये कुछ 2, 4, 5, 7 दिन में इसकी कमी, मतलब ये जो सप्लाई चेन है ये इंप्रूव हो सकती है। सो गवर्नमेंट की ये एफर्ट जारी है। डॉक्टर नरेश त्रिहान को आप सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर 90 हो सैचुरेशन तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसी पर आता हूं डॉक्टर श्रुति। डॉक्टर नरेश त्रिहान कह रहे थे कि भाई अगर 90% सैचुरेशन लेवल है आपका तो उसके बाद जो भी आप ऑक्सीजन देंगे वो वेस्ट होगी। अमूमन जो लोग ऑक्सीमीटर्स यूज करते हैं वो चाहते हैं कि जब भी वो चेक करें नॉर्मली तो उनका 96, 97, 98 हो सैचुरेशन रेट, लेकिन डॉक्टर त्रिहान का कहना है कि 90 भी है तो ठीक है, इट्स एवरेज, इट्स गुड, आप ठीक हैं उस वक्त। देखिए, मैं इससे एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि हर आदमी का एक बेसलाइन ऑक्सीजन लेवल होता है, SpO2 सबका बेसलाइन होता है। ये हो सकता है कि मेरा 97, 98 रहता हो, किसी का 91, 92 रहता हो। तो हमें ये चीज जानना बड़ा जरूरी है कि पहले हमारा बेसलाइन कितना रहता है। हो सकता है कई लोगों को ना पता हो क्योंकि आज तक लोगों ने कभी इतना चेक ही नहीं किया। इस समय ऐसी बीमारी आई है कि हर आदमी के पास पल्स ऑक्सीमीटर है और हर आदमी अपना ऑक्सीजन चेक कर रहा है इस मोमेंट पे। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आइडियली अगर हम देखें, जो हमारे पास गाइडलाइंस आई है, जो हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हम उन सब में ये कहते हैं कि बिलो 93 जो है, कई बार ऐसा हो रहा है जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं या जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें SpO2 इस सेकेंड वेव में जो कोविड 2.0 में देख रहे हैं कि काफी ड्रास्टिकली नीचे गिर रहा है। इसलिए हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि 93 अगर आता है तो उसके नीचे देयर आर चांसेस दैट यू माइट हैव टू गो एंड गेट हॉस्पिटलाइज। पहली चीज हमें ये जाननी होगी। दूसरी चीज में हमें ये बतानी होगी, इस समय एक पैनिक की सिचुएशन बहुत ही आ गई है क्योंकि सबको ये पता है कि अगर 93 से भी नीचे जाएगा, 80 से भी नीचे जाएगा तो हो सकता है मेरे पास बेड ना हो। तो कई बार एक पैनिक की सिचुएशन में भी लोग हॉस्पिटल की तरफ रश कर रहे हैं। जो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि वी ऑल कैन अंडरस्टैंड एज डॉक्टर्स, क्योंकि हमारे भी कोई ना कोई घर का परिजन है जो इस समय इस परेशानी से जूझ रहा है। बट हम सबको ये देखना होगा कि जब तक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन फॉल नहीं कर रही, आपको लगता है 93 तक आपका मेंटेन्ड है, तब तक आप हॉस्पिटल की तरफ मत रश करिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन शायद किसी और को जिसका कि ऑक्सीजनेशन लेवल बहुत कम है उसके काम आ सकती है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी ये 2 दिन से जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हुई है। और आज आपने सुबह गंगाराम का देखा भी होगा अस्पताल का कि क्या हुआ था कि 25 पेशेंट को जो है वो लो प्रेशर ऑक्सीजन मिलने की वजह से उनकी मौतें हो गई। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो वायरस है इस बार जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ पेशेंट जो है वो पिछली वेव से जो है बहुत ज्यादा हो गया है। बट हम सबको इस समय सारे हॉस्पिटल्स के पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें से 90% पेशेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिक्वायर कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत ही ध्यान रख के इस समय पेशेंट्स को देना पड़ रहा है, बिकॉज इट इज अ लाइफ सेविंग एंड एसेंशियल थिंग विच इज नीडेड बाय द हॉस्पिटल। हमें इसलिए बड़ा, और अभी हमारे पास इतनी किल्लत हो गई है कि हम पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर रहे। पेशेंट यहाँ तक मैं खुद अपना अस्पताल चलाती हूँ और पेशेंट खुद आके हमारे पास ये कह रहे हैं। डॉक्टर नरेश को भी इसी में जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर नरेश, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे में जो कोविड पॉजिटिव है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है और घर पर ही है, या मैंने देखा दिल्ली में आपने देखा होगा कई बैंक्वेट्स हॉल है उनको कन्वर्ट किया गया है, कई कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनको कन्वर्ट किया गया है, उन मरीजों के लिए जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि स्थिति काफी खराब है, लेकिन अब हम सब मिलकर चाहेंगे और सूझबूझ से काम लेंगे तो स्थिति सुधरेगी। मेरे हिसाब से आई एम टू इन्फॉर्म योर व्यूअर्स कि 90% कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप ठीक होते हैं। इट इज ओनली सलाह जिनके लिए चाहिए थी वो सिर्फ हार्डली 10% है। तो एक थोड़ा सा पैनिकीनेस चल रही है, जैसे ऑक्सीजन हर इंसान चाहता है कि मैं सेफ हो जाऊं। जैसी ही उसकी ऑक्सीजन, जैसे कि डॉक्टर श्रुति भी कह रही थी, जैसे 90 से क्या 93 से 91 टू आता है तो वो एकदम ही रशेस टुवर्ड्स हॉस्पिटल। तो मेरा आम जनता को एक अपील है, काइंडली बी इन टच विद योर डॉक्टर, लिसन टू योर डॉक्टर। मोस्टली पेशेंट्स घर बैठे बैठे अब स्टैंड अलोन क्लिनिक के डॉक्टर से, आपके फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर की सलाह से ठीक हो सकते हैं। अब हो क्या रहा है, जो ये कमियां दिख रही हैं, थोड़ी ये आर्टिफिशियल स्कैर्सिटीज हैं, वो ये लार्जली लोगों की पैनिकीनेस से हैं और थोड़ा सा ना चाहते हुए भी एक मैस हिस्टेरिया हो गया है। हर आदमी डर रहा है कि मेरा नंबर ना आए मरने का।
तो मैं सबको बताना चाहता हूं, रेमडेसिविर बिल्कुल भी वंडर ड्रग नहीं है। उसकी जो कमी हम देख रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग है वो बिल्कुल नहीं है। नो डाउट ऑक्सीजन एक डॉक्टर में और एक हॉस्पिटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार हमारे पास है। द गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड द डॉक्टर ऑक्सीजन। डॉक्टर को अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाता तो उसके लिए ये बहुत बुरी चीज है, वो जल्दी अवेलेबल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जब ऑक्सीजन है ही नहीं, हमने गंगाराम का केस देखा, मैक्स जैसी बड़ी हॉस्पिटल की चेन कह रही है 2 बजे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में कल ऑक्सीजन खत्म हो गई। अपोलो हॉस्पिटल ने कल बताया कि हमारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अगर अपोलो, मैक्स, गंगाराम में ऑक्सीजन नहीं है तो डॉक्टर साहब फिर ऑक्सीजन कहां मिलेगी पेशेंट को? मैं दोबारा बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है, डिमांड हैज बिकम 3 times। You can pretty well understand whether we now draw the oxygen from the जो इंडस्ट्रियल यूज की ऑक्सीजन है, वो शायद, ये तो हम मानते हैं कि जो प्रिपेयर्डनेस हमारी होनी चाहिए थी वो प्रिपेयर्डनेस शायद नहीं थी। we could see the cases rising। अभी तो दुख की बात है, हम खुलेआम कह रहे हैं ऑल अक्रॉस केसेस अभी और बढ़ने का डर है, उससे लोगों में पैनिकनेस और बढ़ेगी। तो इसलिए वी हैव टू बी इक्विप्ड विद इट। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द क्या बोलते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्सेस होने चाहिए और बकायदा उनकी टीम्स होनी चाहिए और मिनट बाय मिनट मॉनिटर करें। आपका कहना कि ऑक्सीजन नहीं है, तो अब कल एक दिक्कतें आ रही थी कि दिल्ली में बॉर्डर पे दिक्कत आ गई। ऑल दीज इरिटेंट्स मस्ट बी स्ट्रेटन्ड। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इस सब के लिए। हमें एक, मैंने पहले ही कहा, कोऑर्डिनेशन दिख रही है? कोई स्टेट ऑक्सीजन आने नहीं दे रहा है, कोई स्टेट बीच में लूट ले रहा है, कई लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। कहां कोई कोऑर्डिनेशन फिलहाल नहीं दिख रही। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली है, उम्मीद यही की जा रही है कि अब कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। लेकिन आपको लगता है काफी देर हो गई, काफी जाने चली गई इसके चलते? डॉक्टर श्रुति? रजत जी, मैं डॉक्टर नरेश से कई पॉइंट्स से सहमत हूँ, क्योंकि शायद वो भी इस समय कोविड पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं। बट मैं एक दो चीजें आपके सामने लाना चाहूंगी। ये पैनिक की सिचुएशन है क्यों, हमें ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हो क्या रहा है कि अगर हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो ये बीमारी शुरू के 4-5 दिन बहुत नॉर्मल तरीके से बिहेव करती है। थोड़ा बुखार आएगा, हल्का बदन दर्द होगा, लोगों को लगता है हो सकता है हम ठीक हो जाते हैं, बट वो ठीक हो भी रहे हैं, 90% घर पे रह के ठीक भी हो रहे हैं, बट ये 6ठे दिन के बाद से डिट्यूरिएट करने लगती है। तो ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डे 1 से अपने डॉक्टर के टच में रहेंगे तो हम लोग जहां भी डिट्यूरिएशन होगा, डॉक्टर को ये पता है कि किस समय पे हमें स्टेरॉइड चलानी है, किस समय पे हमें पेशेंट का सीटी स्कैन कराना है, किस समय पे हम पेशेंट को रेमडेसिविर देंगे, किस समय पे पेशेंट को टॉसिलिजुमैब की जरूरत है। हर चीज का एक प्लान है, एक प्रोटोकॉल है, हम उस हिसाब से चलेंगे। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए, थोड़ी यहाँ पे सरकार की लापरवाही हुई है। जहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम के आर्टमिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। आर्टमिस हॉस्पिटल में सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ट्वीट कर दी है जानकारी, सरकार से की तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की अपील। गुरुग्राम के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी अब एक नई परेशानी खड़ा कर रही है। कल जहां फोर्टिस हॉस्पिटल ने ट्वीट कर 45 मिनट की ही ऑक्सीजन बैकअप होने की बात कही थी, तो वहीं आज गुरुग्राम के एक और प्राइवेट हॉस्पिटल ने ट्वीट कर ये बात कही है कि उनके पास मात्र 3 घंटे की ऑक्सीजन का बैकअप बचा है और उसके बाद उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। गुरुग्राम के इसी आर्टमिस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने ट्वीट कर केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि उनके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी जो है वो हो गई है और 3 घंटे का ही मात्र बैकअप बचा है। अगर 3 घंटे के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो जो मरीज यहाँ पर भर्ती है उनकी जान पर बन सकती है। तो उसको लेकर बाकायदा हॉस्पिटल की तरफ से एक ट्वीट की गई है, अपील की गई है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मुहैया कराए। हॉस्पिटल का ये भी कहना है कि कल रात को ही इस बात की जानकारी साझा की गई थी प्रशासन के साथ कि उनके पास जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, लेकिन एक पूरा दिन बीत जाने के बावजूद ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुई है। अब जरूर हॉस्पिटल से जो बात हुई है, हॉस्पिटल का कहना है कि जल्द ही जो है आश्वासन मिला है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार एक के बाद एक गुरुग्राम के हॉस्पिटल से भी अब ऑक्सीजन में की कमी की खबरें जो है वो कहीं ना कहीं डराने लगी है कि जहां एक तरफ कोरोना ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है, उस सब के बीच अगर ऑक्सीजन की कमी इसी तरह से चलती रही तो समझा जा सकता है कि कितनी जिंदगियों के ऊपर जो है वो खतरा मंडराया हुआ है। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, यानी 7 से 3 घंटे और। इतना ही नहीं, गुरुग्राम की स्थिति भी खराब है। यहां के अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की बेहद कमी है। अस्पतालों के ताजा हालात बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर राज वर्मा।
लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ रहा है और उसे इमरजेंसी में मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है तो बेड नहीं मिल पा रहे हैं। इस सब के लिए जिला प्रशासन ने बकायदा एक पोर्टल की भी शुरुआत की है जो कि www.covidggn.com के नाम से है, जहां पर तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल है उसका रियल टाइम डेटा जो है वो अपडेट किया जाता है कि किस किस प्राइवेट हॉस्पिटल में उस दिन कितने बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन हो या आईसीयू हो या फिर वेंटिलेटर की बात की जाए तो आज यानी शुक्रवार की बात करें तो गुरुग्राम के सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स में बेड की अवेलेबिलिटी जो है वो पोर्टल पर दिखाई जा रही है, जिसमें 14 बेड ईएसआई हॉस्पिटल में मौजूद है और इसके अलावा 4 एक प्राइवेट हॉस्पिटल ममता हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है और बाकी जो तमाम हॉस्पिटल्स है करीब 12 ऐसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स की लिस्ट उसमें अपडेट की गई है। वहां पर ना तो ऑक्सीजन बेड है, ना ही कोई आईसीयू में बेड खाली है और ना ही कोई वेंटिलेटर खाली है। यानी कि अगर गुरुग्राम में बात करें तो फिलहाल अभी इस वक्त सिर्फ 18 ऑक्सीजन बेड ही कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध है। अगर किसी को वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती होना है तो फिलहाल कोई भी बेड यहां पर मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती न केवल सरकार जिला प्रशासन के सामने है बल्कि उन तमाम लोगों के सामने भी आन खड़ी हुई है कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड पॉजिटिव आता है और इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है तो आपको बेड नहीं मिलेगा। तो यानी कि आपको अपना ध्यान रखना है और अपना बचाव करना है ताकि इस कोरोना महामारी से न केवल आप बचे रहें, आपके परिवार के लोग बचे रहें। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। फरीदाबाद के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको लेकर पुलिस की तरफ से भी अब कवायद शुरू कर दी गई है और लिंडे कंपनी जो ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों के लिए करती है वहां से अस्पतालों तक पुलिस की तरफ से ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ग्रीन कॉरिडोर पर किस तरह से काम करेगी और ऑक्सीजन अस्पतालों तक किस तरह पहुंचाई जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं टैंकर, ये ऑक्सीजन का टैंकर है, लिक्विड फॉर्म में इसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा और इसके लिए पुलिस की जिप्सी बाकायदा आगे इसको पायलट करती हुई चल रही है और हम उसी जिप्सी में बैठे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपको पीसीआर की गाड़ी यहाँ साफ तौर से आगे आगे चलती हुई और ये हॉस्पिटल तक इस जो टैंकर है ऑक्सीजन का इसको आगे पहुंचाया जा रहा है। और बात भी कर लेंगे पुलिस के अधिकारी खुद इस ग्रीन कॉरिडोर में जिप्सी के साथ में है, उनसे बात करेंगे। सर, ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ऑक्सीजन भिजवाने के लिए, किस तरह से काम करेंगे? हम जहाँ से भी इनको सभी को आगे से गाड़ी से जल्दी जल्दी पहुँचाएंगे हॉस्पिटलों में। क्या लगता है रास्ते में अगर कोई रुकावट आती है, बाधा आती है तो उसको दूर करने के लिए तैयार? हाँ, दूर करने के लिए तैयार है हम बाधा की। तमाम जो हॉस्पिटल है फरीदाबाद के सभी जगह ऐसा किया जा रहा है? सभी जगह ऐसा किया जा रहा है। साफ तौर से अधिकारियों को सुन सकते हैं कि अब किसी मरीज को ऑक्सीजन की वजह से कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर ये तमाम तरह की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है और हम उसी ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते में पुलिस के साथ चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिना किसी रुकावट के सड़कों पर इन ऑक्सीजन के टैंकर लिक्विड फॉर्म में जो हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। और जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी की बात फरीदाबाद से सामने आ रही थी, अब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है कि किसी को कोई परेशानी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से नहीं होने दी जाएगी। इसी के चलते ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। अगर ये कहा जाए कि ये सांसें हैं जो सड़क पर चल रही है और पुलिस सांसों को एस्कॉर्ट कर ले जा रही है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। वापस चलते हैं अपने 2 खास मेहमान डॉक्टर श्रुति मलिक और डॉक्टर नरेश चावला के पास। डॉक्टर नरेश, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा मैं कि इस बार का जो वेरिएंट है वो क्या पिछली बार से थोड़ा अलग है? कहा जा रहा है डबल वेरिएंट है ये, क्या ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो इसमें दिक्कत है वो ज्यादा ऑक्सीजन की आ रही है, संक्रमण ज्यादा है? पिछली बार हमने देखा था कि जो मारामारी थी वो आईसीयू बेड्स की थी, तो पहली बार वाली वेव और इस वेव में वेरिएंट का अंतर क्या है? दूसरा, इस बार वेरिएंट 2 जो है वो कितना खतरनाक है? देखिए, मैं आपको बता दूं 3 किस्म के जो वायरस जो वेरिएंट थे, एक इंग्लैंड से आया था, एक साउथ अफ्रीका से आया था, एक ब्राजील से आया था। लेकिन जो ज्यादा केसेस हम हिंदुस्तान में अब देख रहे हैं, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में देख रहे हैं, ये डबल म्यूटेंट कहा जा रहा है, अब तो इसको ट्रिपल म्यूटेंट भी कहा जा रहा है। आई थिंक इसकी जीनोम ट्रैकिंग अभी होनी बाकी है। तो लेकिन ये सच है कि ये शायद थोड़ा सा लीथल तो कम है, बट ये इन्फेक्शियस थोड़ा ज्यादा है। आपको ये महसूस इसलिए ज्यादा हो रहा है, आप मत भूलिए पिछले कोरोना की वेव में वर्स्ट कमिंग टू वर्स्ट हमारे कभी भी केस 1 लाख क्रॉस नहीं किए थे। अब हमें 3,50,000 तो क्रॉस कर चुके हैं एंड स्टिल काउंटिंग। दैट मीन्स इट इज नॉट ओनली द इन्फेक्शियसनेस ऑफ द वायरस, इट इज द एक्सटेंट एंड द नंबर ऑफ केसेस फार मोर।
इसका जिम्मेवार एक ही चीज है। पिछली बार हमें याद है कि जब 3 महीने का लॉकडाउन लगा था तो हमारी हिंदुस्तानियों की आदतें कुछ बदल गई। अब हम टोटली खुले हुए हैं, टोटल बेखौफ, बेपरवाह, लापरवाह। आज भी मैं दिल्ली में इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है, तब भी मैं दावे यकीन से कह सकता हूं इट इज नॉट ए कंप्लीट फुल प्रूफ लॉकडाउन। आज भी लोग बाग घूमते फुट नजर आ रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, जिन जगहों पे लॉकडाउन नहीं माना जाता होगा वो जो कोरोना नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आज भी एक ही इलाज सबसे अच्छा है जो कि सबसे फुल प्रूफ है, किसी वैक्सीन से भी ऊपर है, किसी इलाज से भी ऊपर है। उसका नाम है हम सावधानी को इसको अपनी जीवन शैली बनाएं। बिल्कुल, सावधानी को बिल्कुल जीवन शैली बनाएं। आपने डबल म्यूटेंट के बारे में बताया। डॉक्टर श्रुति, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। राज वर्मा हमसे जुड़े हैं। राज, ऑक्सीजन की किल्लत हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा किल्लत है। गुरुग्राम में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या है? कहां का ऑक्सीजन है, कहां कहां खत्म होने वाली है और कहां कहां खत्म हो गई है? क्या वहां पे भी वही हालत है जो अमूमन देश भर के हर कोने से हमको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की हालत दिल्ली एनसीआर हो या पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर है, कुछ वही हाल गुरुग्राम में भी है। कल बकायदा फोर्टिस हॉस्पिटल को ट्वीट कर गुहार लगानी पड़ी कि उनके पास ऑक्सीजन का सिर्फ 45 मिनट का ही बैकअप रह गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ व्यवस्था करे। इसी तरह से आज भी गुरुग्राम के एक और प्राइवेट हॉस्पिटल आर्टेमिस ने भी ट्वीट कर गुहार लगाई कि 3 घंटे का ही उनके पास ऑक्सीजन का बैकअप है, इसके बाद उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तुरंत व्यवस्था की जाए। और लगातार रात को भी जिला प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन व्यवस्था नहीं हुई। कुछ इसी तरह के हालात, चाहे छोटे हॉस्पिटल्स हो या दूसरे बड़े, बहुत ज्यादा बैकअप अभी हॉस्पिटल्स के पास ऑक्सीजन का है नहीं। और इस सब के बीच लगातार जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो एक बड़ी समस्या तो बनी हुई है। तो गुड़गांव में जो ऑक्सीजन का क्राइसिस बाकी देश में जिस तरह से लगातार बना हुआ है, कुछ वही क्राइसिस पिछले कुछ दिनों में गुरुग्राम में भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जितनी जरूरत है हरियाणा को ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन हरियाणा को मिल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो खींचतान आपसी राज्यों में भी चल रही है ऑक्सीजन को लेकर, एक बड़ी चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है हॉस्पिटल्स के सामने भी और खासतौर से मरीजों के सामने जिन्हें ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत है। जी ठीक है राज वर्मा, आप नजर बनाए रखिए। कोई भी अपडेट होगा गुरुग्राम का, एनसीआर का, दिल्ली का, देश का, हम आएंगे आपके पास। डॉक्टर श्रुति का एक बार रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्रुति, जो डबल वेरिएंट की बात हम कर रहे हैं, इसका पीक हम कब तक माने? क्योंकि लोगों के दिल में एक सवाल है कि आखिर ये सर्ज कब तक देखने को मिलेगा, कब तक ऐसी किल्लतें देखने को मिलेगी? क्योंकि सिस्टम पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि बेड्स एक दिन में बन जाएंगे, ऑक्सीजन एक दिन में आ जाएगी, फेबी फ्लू, रेमडेसिविर, ये सब मिल जाएगी, इस पर भरोसा कम है। लोग अब ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो सर्ज है, जो वेव है, इसकी पीक क्या होगी? किस दिन के बाद से थोड़ा सा आराम मिलेगा देश को? देखिए, मैं ये बताऊंगी कि जो सेकेंड वेव आई थी यूके की और यूएस की, वहां पे क्या हुआ था, हम लोगों ने जो एक स्टडी देखा, उसमें देखा कि ये वेव लास्ट कर रही थी 2.5 से 3 महीने, थोड़ा सा मतलब 3 साढ़े 3 महीने के अराउंड का इसका पूरा टाइम लैप था। अब अगर हम पीक की बात करें तो हमारी जो सेकेंड वेव है ये आप समझिए 8 मार्च से जो है धीरे धीरे स्टार्ट हुई है, और हम पीक एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मई के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में जाएगी, और उसके बाद ये महीना भर लेगी कि थोड़ा थोड़ा होकर डिक्लाइन करे। बट यहाँ पर एक चीज इस समय मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें फर्स्ट और सेकेंड वेव में जैसे सिम्टम पहले और दूसरे में अलग थे, हर चीज अलग थी। हमें एक चीज ये जानना इंपॉर्टेंट है कि पहली जो वेव थी वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रही थी। इसका मतलब कि अगर आपने देखा, हम लोग हर बार सारे डॉक्टर सब लोग इस पे कहते थे कि आप लोग कभी भी जाइए, अपने टेबल को साफ करिए, अपने दरवाजों के हैंडल को साफ करिए, मतलब हम सरफेस डिसइंफेक्शन पे बात करते थे, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स जो होते थे ये या तो छींकने से, खांसने से होते थे, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं 5 माइक्रॉन्स के, वो भारी होते थे, वो सेटल कर जाते थे नीचे। बट इस वेव में जो स्टडीज आई है वो ये शो कर रही है कि ये एयरबॉर्न हो गया। इसका मतलब क्या है, आम भाषा में बताना चाहूंगी कि जो ड्रॉपलेट्स है ये 5 माइक्रॉन से भी हल्के हैं और ये हवा में तैर रहे हैं। इसीलिए बार बार हम लोग वेल वेंटिलेशन पे ध्यान दे रहे हैं, बार बार ये चीज कह रहे हैं कि आप अपने घर को वेल वेंटिलेटेड रखिए, जितना ओपन हो सके क्रॉस वेंटिलेशन पे ध्यान रखिए। और तीसरी चीज, इसीलिए इस वायरस की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। पहले अगर आपने देखा होगा रजत जी, एक घर में अगर होता था तो वो आइसोलेट होकर ठीक हो जाता था। इस समय अगर एक घर में हो रहा है, किसी एक
एक इंसान को भी, तो वो सबको उस चपेट में लेकर आ रहा है। दैट मीन्स कि ये वायरस एयरबॉर्न हो गया है। और ये ठीक है डॉक्टर श्रुति, आपने ये बताया, मैं इसी में एक छोटा सा कमेंट ले लूं क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। डॉक्टर चावला की, डॉक्टर ये इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर श्रुति ने कही कि पहले घर में एक आदमी को हो रहा था, एक आदमी आइसोलेट होता था, ठीक हो जाता था, लेकिन अब अगर हो रहा है तो क्या ये एयरबॉर्न है कि अगर घर में 6 सदस्य हैं, एक को हो रहा है तो 6 को हो जा रहा है, तो माना जाए एयरबॉर्न है। तो अगर एयरबॉर्न है तो आज आप 3 लाख 3.5 लाख केसेस जुड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं भी कहूं कि आज शायद 30 लाख केसेस हो गए। एयरबॉर्न का मतलब कि इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मई तक। देखिए अजय जी, मैं स्पष्ट कहूंगा कि जब शुरू में कोरोना आया था तो हम इसको ड्रॉपलेट ही समझते थे। उसका मतलब था कि ये 1 मीटर से आगे नहीं जाएगा। तो जो अब लेटेस्ट शोध है, रिसर्च कह रही है शायद ये एयरबोर्न उतना तो नहीं है जितना कि इन्फ्लुएंजा था जो 7-8 मीटर तक चला जाता था। बट पहले से हमारी सोच या शोध ये कहती है कि ये थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्शियस भी ज्यादा है और इसका स्प्रेड एयरबोर्न कुछ ना कुछ है जरूर। बट एयरबोर्न कह के मैं आम जनता को ये नहीं कहूंगा कि आप चुपचाप कमरे के अंदर बैठिए, आप घर में भी मास्क पहनिए या आप अपने छत पे भी वॉक नहीं कर सकते, वो सब आप अभी भी खुला कर सकते हैं। बट फिर भी ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा कॉशियसनेस परिवारजनों में अगर एक केस हो गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हाँ दिक्कत है, एयरबॉर्न जैसे सिस्टम है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें डॉक्टर साहब, जो तस्वीरें हैं देश की, जो बदहाली है, जो ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन का संकट है, बेड्स नहीं है, आईसीयू नहीं है, दवाई नहीं है, इस सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों न डरे हम। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन संकट के साथ ऑक्सीजन सप्लाई का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको दिखाते हैं, 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लगातार ऑक्सीजन भेजी जा रही है। इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर मरीज हैं वहां सब जगह ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। आपको 6 तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वाराणसी, भिवानी, विशाखापट्टनम, गंगाराम अस्पताल दिल्ली, जोधपुर और मैक्स अस्पताल दिल्ली। ये वो जगह पे है जहां पर ऑक्सीजन की कमी है और कोशिश यही है युद्ध स्तर पर कि कैसे जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की रिफिलिंग वहां शुरू की जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए गाजियाबाद में गुरुद्वारा ने अनोखी पहल शुरू कर दी है। ये जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं। रिपोर्टर जतिन गोस्वामी की ये रिपोर्ट देखिए। सांसों का आपातकाल है तो वहीं गाजियाबाद में हॉस्पिटल की जगह गुरुद्वारे से ऑक्सीजन देने की पहल शुरू की गई है। मैं इंदिरापुरम के गुरुद्वारे की बात कर रहा हूं जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं। आप देखिए यहां पर आपको बाहर रोड पर ही रखे हुए ऑक्सीजन के सिलेंडर नजर आएंगे और उन्हीं सिलेंडर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को यहां से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। ये उन लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है जिन्हें किसी अस्पताल में ऑक्सीजन वाला बेड नहीं मिल रहा है और जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे जरूरतमंद मरीज हैं, वो इस गुरुद्वारे में आए और उन्हें गाड़ी में ही तमाम व्यवस्था करके इस तरह से जो आप देख रहे हैं सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। जाहिर है ये गुरुद्वारे की एक अच्छी और बड़ी पहल है और इस मैसेज को गुरुद्वारा जो प्रबंधन है वो तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधन के लोग जो हैं वो यहाँ पर तमाम मेहनत से लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मदद पहुंच पाए। और आपको ये भी बता दें कि इसी अस्पताल ने जो कोविड टेस्ट की व्यवस्था है वो भी की है और आप सामने देखिए कि जो लाइन वो लगी हुई है वो उन लोगों की है जो यहाँ कोविड के टेस्ट के लिए आ रहे हैं। तो एक बड़ी पहल इसे कहा जा सकता है और समझा जा सकता है कि जब देश में इस समय ऑक्सीजन की कमी के चलते सांसों का आपातकाल है तो एक गुरुद्वारे ने इस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की है और तमाम जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। तमाम लोग दूर दूर से आ रहे हैं और व्यवस्था को यहाँ पर संभाल रहे हैं। साहब क्या कुछ आपको पता चल रहा है देश में जो चल रहा है ऑक्सीजन को लेकर और कैसे आपको ये लगा कि ये सब पहल करनी चाहिए? सर ये जो इस टाइम कोरोना ने अपना दोबारा अटैक किया है, पूरा दिल्ली एनसीआर हिला के रख दिया है। लोग अपने घरों में सिर्फ एक ऑक्सीजन, उसके पीछे लोग अपने घरों में मर रहे हैं। उसको देखते हुए किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ना प्राइवेट ना सरकारी, कोई इंतजाम नहीं है। एक हमने एक पहल की खालसा इंटरनेशनल की तरफ से, गुरुद्वारा इंदिरापुरम की तरफ से हमने लोगों को यहाँ पे गाड़ियों में ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। रात 11:30 बजे से ये हमारे यहाँ प्रोसीजर चल रहा है। कितने लोगों की जान बच पाई है रात में? तकरीबन 180 बंदों को ऑक्सीजन देकर हम उनके घरों में सुरक्षित पहुँचा दिया है। लोग आकर क्या कह रहे हैं, क्या उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन वाला, क्या कह रहे हैं वो? कहीं बेड नहीं है, कहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक खत्म है।
जब एक बार इंडिया पे हमारे अटैक हो गया था कोरोना का, दोबारा हमारी तैयारी क्यों नहीं हुई? कौन लोग करा रहे हैं आपके यहाँ? एक्सपर्ट भी आपने रखे होंगे कुछ लोग, कौन लोग? हम सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो ये सेवा कर रहे हैं, वही वॉलंटियर्स हमारा सहयोग कर रहे हैं। रात 11:30 से लेकर अब तक 180-85 बंदों को हम दे चुके हैं। अभी भी आप देख सकते हो कि ये लाइन लगी हुई है। गाजियाबाद में कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। ऐसे जज्बे को सलाम जो इस मुश्किल वक्त में आगे आ रहे हैं और जनता की बिना भेदभाव सेवा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।